Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 21 नवंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है डंकन पैसेज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, आराम से सुनना और इसको आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या था, हिमाचल प्रदेश के थ्रू कौन कौन सी रिवर्स पास होती है, कौन कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से पास होती हुई नजर आती हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। और नीचे ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन के अंदर दिया गया ब्यास या चेनाब, क्या यही दोनों रिवर पास होती हैं, या फिर दूसरे ऑप्शन में ब्यास और रवि है, तीसरे ऑप्शन में चेनाब रवि सतलज है, या फिर चौथे ऑप्शन में दिया गया है ब्यास चेनाब रवि सतलज यमुना, या ये पांचों की पांचों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। तो सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। और इसके बारे में हमने पिछले सप्ताह ही डिस्कशन किया है, इनफैक्ट आज का जो मॉर्निंग वाला वीडियो है उसके अंदर भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो सही आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग को टाइप करना है, बहुत आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हो। और उसके बाद एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आज संडे है, संडे में हमने जो डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया है, यहाँ पर रिवीजन करवाया है पूरे सप्ताह का जो वीकली कंपाइलेशन है वो अपलोड कर दिया गया है, जाकर इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल ये होने वाला है। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है, प्लस यहाँ पर इसका लिंक आपको लिंक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर जाकर देखना, आपको काफ़ी हद तक हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल और आप लोगों को मालूम होगा ये आर्टिकल कल से काफ़ी चर्चा में है। अभी क्या हुआ है, परसों हमारे सरकार के थ्रू, हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू एक अनाउंसमेंट करा गया और उस अनाउंसमेंट में बताया कि जो ये फार्म लॉज पास करे गए थे एक साल पहले, अब उन फार्म लॉज को वापस से सरकार ले रही है, अब इन फार्म लॉज को कर दिया जाएगा रिपील, ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होगा तभी ये सारे काम करे जाएंगे, महीने के एंड तक यहाँ पर कोशिश की जाएगी इन फार्म लॉज को रिपील कर दिया जाए। ये तो सरकार की तरफ से स्टेटमेंट हो गया। नाउ फार्मर्स की तरफ से जो संयुक्त किसान मोर्चा है इनका क्या स्टेटमेंट निकल कर आया है। इन्होंने सैटरडे में डिसाइड किया है कि जैसे प्रोटेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर प्लानिंग करी हुई थी कि 29 नवंबर तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और इन्होंने बोला कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक इन लॉज को फॉर्मली रिपील नहीं कर लिया जाता है। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा अनाउंसमेंट हुआ है, अभी यहाँ पर पूरी तरह से जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है। प्लस 22 नवंबर को एक महापंचायत भी होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इनके थ्रू ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब इन्होंने क्या बोला कि देखो अभी भी यहाँ पर बहुत बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अभी भी यहाँ पर काम पेंडिंग है, क्योंकि एमएसपी को लेकर हम लोग को एक छोटा सा कंफर्मेशन चाहिए, एमएसपी को लेकर एक लॉ की ज़रूरत है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लेकर भी हम लोग को बदलाव चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं, तो यहाँ पर ये फार्मर्स की तरफ से डिमांड निकल कर आ रही है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाय द वे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। लेकिन अब आप कहोगे फार्म लॉस के बारे में बताओ, तो कल मैंने फार्म लॉस के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो आज आप लोग मुझे बताओगे। मैंने तीनों फार्म लॉस के बारे में आप लोगों को बताया था, क्या नाम है एग्जैक्टली इन फार्म लॉस के, क्या प्रोज हैं क्या कौन से हैं। तो आज नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस कमेंट सेक्शन ओपन करो और वहाँ पर टाइप करो इन तीनों फार्म लॉस के बारे में कि आखिरकार ये क्या है फार्म लॉस, प्लस इन फार्म लॉस के प्रोज और कॉन्स क्या क्या है, मतलब इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ये चीज़ मतलब आप कह सकते हो ये जो क्लियर होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में टाइप करना है। उसके बाद एक अगला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ गया है यहाँ पर।
ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी क्या हुआ, इंडेक्स निकल कर आ चुका है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 ये हैंड आउट कर दिए गए हैं और इसमें इंदौर जो शहर है वो सबसे ऊपर आया है। देखो इंदौर काफ़ी लंबे समय से अपनी जो पोजीशन है उसने फर्स्ट नंबर पर मेंटेन कर रखी है, लेकिन ये किस चीज़ की पोजीशन है, यह है साफ सफाई के मामले में। तो इंदौर यहाँ पर एक क्लीनेस्ट सिटी मिल चुका है और आप कह सकते हो यहाँ पर 5वां साल है ये इंदौर का। इंदौर यहाँ पर टॉप कर रहा है लगातार 5 साल से। अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे 2019 में भी रैंक 1 थी, 2020 में भी यहाँ पर रैंक 1 आपको देखने को मिलेगा इंदौर का। इंदौर के बाद सूरत है, सूरत के बाद विजयवाड़ा है, ये टॉप 1 2 3 रैंक हैं। ये टॉप 1 2 3 रैंक के अंदर मतलब ये टॉप शहर है जहाँ पर साफ सफाई सबसे ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट निकल कर आया है। ठीक है, और ये रैंकिंग वगैरह तैयार की गई है, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखो हर साल इस प्रकार का क्लीनलीनेस रैंकिंग का इंडेक्स आता है जिसमें यहाँ पर ये रैंकिंग दी जाती है। ये तो हमने बात करी शहर की। now अब बात करें राज्यों की, स्टेट्स में कौन टॉप किया है, तो स्टेट्स में छत्तीसगढ़ ने तीसरी बार यहाँ पर टॉप किया है अपने कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, उस कैटेगरी के अंदर छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर भी इसको एक क्लीनेस्ट स्टेट बोला गया है। देन उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, ठीक है, इसने भी एक अवार्ड जीता है। वाराणसी को अवार्ड दिया गया है क्लीनेस्ट गंगा सिटी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद झारखंड को भी अवार्ड मिला है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया स्टेट में छत्तीसगढ़ टॉप पे आया है, तो मैंने आप बताया जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, और वो 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली कैटेगरी के अंदर छत्तीसगढ़ टॉप पर है। छत्तीसगढ़ के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर जो झारखंड है इसको भी क्लीनेस्ट स्टेट के तौर पर जज किया गया, लेकिन कौन से कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर 100 से ज़्यादा जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो नहीं है। ठीक है, 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ देखने को मिलेंगी, उस कैटेगरी के अंदर झारखंड को यहाँ पर टॉप पर रखा है। तो ये आप देख पाओगे झारखंड के बाद हरियाणा है और हरियाणा के बाद गोवा है। तो ये कुछ प्लेसेस है जिनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, जिन्होंने टॉप किया है। इनफैक्ट उनके बारे में तो आप एटलीस्ट ध्यान रख सकते हो, इनका आप लोग एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस वनडे एग्जाम में तो डायरेक्टली यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर साल 2021 का ये स्कोर कार्ड आप देख पाओगे और ये बताता है कि जो स्वच्छता रैंकिंग है इसमें मेजर सिटीज़ के अंदर आप देख पाओगे कि इंदौर ने यहाँ पर टॉप मार दिया है। इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो अगला जो आर्टिकल है यहाँ पर नीचे की साइड दिया हुआ है, टूरिज्म को लेकर चर्चा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि जो टूरिज्म है आज के टाइम पर वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो दूर दूर जाना पसंद कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर काफ़ी सारी एरियाज़ हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ऊटी, यहाँ सभी जगह पर लोग आजकल जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कैसे पता चला है, हमारे पास कुछ डेटा होता है, लोग यहाँ पर होटल्स वगैरह बुक करते हैं, मेक माई ट्रिप का यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रोडिक्शन को लगाया गया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो जो ये फेस्टिवल्स हैं, अभी फेस्टिवल्स निकले, प्लस उसके बाद कुछ हॉलीडे सीजन आ रहा है। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर आएगा, तो बहुत सारे हॉलीडे सीजन्स अभी आ भी रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो ट्रैवलिंग की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक में ट्रैवलिंग वगैरह, टूरिज्म वगैरह बिल्कुल पिट चुका था, लेकिन अब ये वापस से थोड़ा सा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया सेकेंड वेव के बाद तो काफ़ी तेज़ी से चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अब ये जो कुछ फेस्टिवल्स वाले डेज आए ना, लगभग ये आप देख पाओगे, अभी दिवाली का टाइम निकला, उसका क्रिसमस, ये सब जो टाइम निकला है, अभी जो क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, इस बेसिस पर डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। किसकी? टूरिज्म की, ट्रैवलिंग की डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम बात करें भारत के अंदर की, तो भारत के अंदर यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाना प्रेफर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, महाबलेश्वर और ऊटी, इन सारी जगह पर। उसके बाद पुडुचेरी के कुछ बीचेस हैं, गोवा हैं, यहाँ सभी जगह पर लोग जाना ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट कहाँ से है, ये सब पता चला है हम लोग को जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं इनके थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम हॉट फेवरेट्स की बात करें, जो गर्म जगह पर जहाँ पे लोग जाना पसंद कर रहे हैं, वो जयपुर, उदयपुर और राजस्थान, मतलब ये राजस्थान के अंदर ही हैं, वहीं पर आप लोग जाना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद लोग यहाँ पर आप देख पाओगे, पता चलता है कि जो मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप के थ्रू काफ़ी सारी बुकिंग्स वगैरह होती हैं रुकने के लिए। ठीक है, गोवा के अंदर तो हमने ये देखा है, गोवा के अंदर लोनावाला, उसके बाद अलीबाग और महाबलेश्वर, ये तो वेस्टर्न साइड की हो गए। उसके बाद यहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं नॉर्थर्न साइड के, जैसे कि नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली। उसके बाद यहाँ पर कुछ एरियाज़ है कोडागू, मुन्नार और भी बहुत सारे एरियाज़ है, ऊटी वगैरह, ये सदर्न साइड में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ सभी जगह पर भी बुकिंग्स काफ़ी बढ़ी है। तो टूरिज्म को लेकर चर्चा की गई, जो टूरिज्म है वो रेगुलरली अभी इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हमने बात करी भारत के अंदर की। भारत के बाहर की भी यहाँ पर अगर हम बात करें, तो जो लोग हैं वो आज के टाइम पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ सभी जगह पर जाना पसंद करते थे, लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से,
अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा विवाद चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर। जैसी चीज़ें कई सारी कंट्रीज़ के साथ रिजॉल्व होती है तो चीज़ें वापस से रिवाइव होती हुई नजर आएंगी। अदरवाइज़ यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो भी अभी आप कह सकते हो इंक्रीज़ होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको आप एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इसी पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल हमने अभी ऊपर मिस कर दिया है, वो ये वाला है। असम को यहाँ पर बोला जा रहा है असम टू बी लैंग्वेज लैब बनने वाला है हमारे कंट्री के लिए, ऐसा हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इनके थ्रू कहना है। इनके थ्रू कहना है देखो असम के अंदर बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और क्या है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन काम किया है। कल ही मैंने आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ाया था और पेज नंबर 1 पर ही पढ़ाया था, आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि ओडिशा यहाँ पर समाति प्रोग्राम लेकर आ रहा है, एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जहाँ पर ओडिशा मेन काम करेगा जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो आदिवासी बच्चे हैं खासकर, वो उनके जो लैंग्वेजेस है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, वो बच्चे अपनी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकें। तो वही फोकस यहाँ पर भी रखा गया है। देखो ये फोकस क्या रखा गया है, सबसे पहली बात यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया सैटरडे में, लेकिन यहाँ पर बोला कि देखो आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो जो लैंग्वेजेस हैं इनको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो असम है, असम यहाँ पर आप कह सकते हो भाषाओं का एक लैबोरेटरी बनने वाला है। यहाँ पर लगभग 180 लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ के थ्रू, बहुत सारे ट्राइब्स के थ्रू ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और उसके बाद और क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर लगभग बताया गया 180 लैंग्वेजेस है जो कि कम्युनिटीज़ और ट्राइब्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और ये हमारे कंट्री का स्ट्रेंथ भी है। लगभग 64 से ज़्यादा लैंग्वेजेस असम के अंदर बोली जाती हैं, ठीक है, 64 से ज़्यादा लैंग्वेजेस, मैंने अभी आपको 180 बता दिया था वो नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर बोला गया 64 लैंग्वेजेस यहाँ पर असम के अंदर बोली जाती हैं। और यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि हमारा देखो कल्चर कितना डाइवर्सिफाई है और प्लस यूनिटी कितनी ज़्यादा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद आज के टाइम पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग को मालूम होगा सरकार पिछले साल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आई है। इसने और भी बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, और यहाँ पर रास्ते क्या खोले हैं कि जो बच्चा होगा, खासकर जो प्राइमरी एजुकेशन का बच्चा होगा, इनको जो पढ़ाई होगी उस पर हम लोग लोकल लैंग्वेज पर ही फोकस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है, देखो अभी क्या होता है, अभी स्कूल के अंदर बच्चे को शुरू से इंग्लिश वगैरह सिखाने पर चर्चा की जाती है, चलो भाई इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी यहाँ पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पर बोला गया जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो भी पढ़ाया जाएगा वो उनकी खुद की लोकल लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ाया जाएगा, उनकी खुद की लोकल जो डायलेक्ट होगा उसके अंदर उनको टीचिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो इसका एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फायदा हम लोग को यहाँ पर ये होता हुआ नजर आएगा। तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर ये नजर आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन करी गई हैं। देन एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लगभग बताया गया भारत के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 26 करोड़ के आसपास हैं, जिसमें से 1.25 करोड़ जो हैं वो आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर पढ़ रहे हैं। बाय द वे नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कितने स्टेट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो असम के अंदर ही पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके लिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी बेहतरीन तरीके से साबित होती हुई नजर आएगी। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एजुकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाई थी कल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके, तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें हमारे संविधान के अंदर एजुकेशन को लेकर क्या क्या प्रोविजन है, तो जो पार्ट 4 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर जो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 एफ ए डीपीएसपी का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये प्रोविजन देता है कि भाई जो एजुकेशन है वो इक्विटेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन सभी को पास होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर सभी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएँ। उसके बाद होता क्या है, एक संशोधन होता है, 42nd अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो 42nd अमेंडमेंट होता है ये 1976 के अंदर होता है। यहाँ पे क्या करा जाता है, जो एजुकेशन होता है उसको हम स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम है, हमारे संविधान में 3 लिस्ट के बारे में मेंशन्ड है, एक है स्टेट, एक है यूनियन लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर राज्य सरकार लॉज बनाती है। यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर केंद्र सरकार लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर काम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया 42nd अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर हमने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया था। फिर उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने एजुकेशन को एक एनफोर्सेबल राइट बना दिया था, ठीक है, एक राइट बना दिया था, एक हक बना दिया था आर्टिकल 21A के अंदर में। देन उसके बाद साल 2009 में हम लोग राइट टू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए। राइट टू एजुकेशन करके हम लोगों ने क्या करा, जो एजुकेशन है बेसिकली उसको एक एज अ फंडामेंटल राइट को डेजिग्नेशन दिया गया। तो आज के टाइम पर जो एजुकेशन है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को मालूम होगा। इनफैक्ट
जो बच्चे 6 से लेकर 14 साल के हैं इनको तो एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको एज अ फंडामेंटल राइट का डेजिग्नेशन दिया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से जो 25% का रिजर्वेशन होता है वो भी प्रोवाइड करवाया गया कि बहुत सारे जो पीछे रह जाते हैं लोग, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस सेक्शंस होते हैं, उनको 25% का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा खासकर एजुकेशन कैटेगरी के अंदर। प्लस उसके बाद सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स चलाए ताकि हम लोग एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट कर सकें। और वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? एक है सर्व शिक्षा अभियान, देन उसके बाद मिड डे मील स्कीम हो गया, देन उसके बाद नवोदय विद्यालय हो गए और केंद्रीय विद्यालय हो गए। तो ये सारे इनिशिएटिव सरकार के थ्रू चलाए गए थे। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। पहला पेज हमने कंप्लीटली कवर किया, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली है जहां से आप लोग निकाल कर अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये वाला है, अभी कुछ खास नहीं है। राजस्थान को अपना खुद का नया कैबिनेट मिलने वाला है, तो अभी ज़्यादा यहाँ पर जो न्यूज़ है वो खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया है कि छत्तीसगढ़ को डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का एक क्लीनेस्ट स्टेट, एक क्लीनेस्ट राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। उसी के बेसिस पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट ये अवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पर एक आर्टिकल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, सैटरडे में यहाँ पर एक मीटिंग को अटेंड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। एक तरीके से आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर डीजीपीज हम लोग को देखने को मिले हैं, बहुत सारे डीजीपी थे, प्लस उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। अब इनके बीच में यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें क्या डिस्कशन हुआ, इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ को। जैसे आज के टाइम पर साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा इशू है, साइबर अटैक्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इसके रिगार्डिंग कैसे हम लोग स्टेप्स उठा सकते हैं इसको लेकर डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर डिस्कशन किया गया जिसको हम लोग नक्सलवाद बोलते हैं। आज के टाइम पर इसको भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने बढ़ते हुए देखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बाद जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की तस्करी वगैरह देखने को मिलती है, इधर से उधर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। प्लस हमने देखा रिसेंट टाइप में बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो भारत के पोर्ट्स पर पाए गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से कैसे टैकल किया जा सकता है इसको लेकर यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया है इस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये आप लोग देख पाओगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करी गई हैं। ये कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुआ था सैटरडे में, ठीक है, कल के दिन ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। वहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ये भी थे और सभी राज्यों के डीजीपी भी थे। राज्यों के साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के भी डीजीपी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्लस उसके बाद बहुत सारे डीजी भी थे, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जो डीजीज होते हैं वो भी यहाँ पर थे। और उसके बाद आप कह सकते हो और भी बहुत सारे अदर पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इसको अटेंड किया था और यहाँ पर सेकेंड डे पर अटेंड किया है। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो पूरा सेशन है काफ़ी बेहतरीन रहा है, जहाँ पर डिस्कशन किया गया साइबर क्राइम, काउंटर टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर, और साथ ही साथ ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर, जो कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया 2014 से प्राइम मिनिस्टर आज के टाइम पर यहाँ पर आप कह सकते हो इसी प्रकार से कॉन्फ्रेंस वगैरह ले रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक एक हेल्पफुल रहता है आने वाले टाइम के लिए, ये आप लोग देख पाओगे। और हमारे कंट्री के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी है बेसिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेंटेन यही करना चाहते हैं कि जो ये चीज़ें हैं इनको हम कंट्री के अंदर रोक सकें, ठीक है। ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो फॉर्मेट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एक हाइब्रिड फॉर्मेट था ये, जो डीजीपी थे बहुत सारे स्टेट्स के और बहुत सारे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के, इन सब ने यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को फिजिकली अटेंड किया है। लेकिन बहुत सारे जो और भी सीनियर ऑफिसर्स थे जिन्होंने यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो क्या डिस्कशन हुआ ये हम लोगों ने समझ लिया। इस चीज़ को वापस से रिपीटेडली बार बार वही चीज़ें दोहराई गई हैं, ये आप लोग देख पाओगे। मैंने आप लोग को डायरेक्टली बता दिया कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर डिस्कशन अभी किया गया है, कि कंट्री किस किस चीज़ों को लेकर स्टेप्स उठाने वाली है। उसके बाद नीचे एक छोटा सा आर्टिकल दे रखा है, कुछ स्टडी यहाँ पर रिवील करती है, बताती है कि जो आज के टाइम पर पोल्यूशन है वाटर बॉडीज़ के अंदर, लेकिन ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, कोई भी रिवर, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, ये थर्मल पावर प्लांट के आसपास हैं। यहाँ पर बेसिकली 2 थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, वही पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, कोयले का खूब दबाकर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस थर्मल पावर प्लांट से क्या हुआ है, पोल्यूशन काफ़ी बड़ा है। पोल्यूशन बड़ा है तो पोल्यूशन वाटर बॉडीज़ में उसके आसपास कोई नदी या कोई और वाटर बॉडी है तो वहाँ पर ये पोल्यूशन काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आया है, ये स्टेटमेंट निकल कर आया, ठीक है। ये हमारे पास स्टडी निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है। इन्होंने बोला है कि आप देख पाओगे यहाँ पर 2 पावर प्लांट के बारे में बेसिकली बात की गई है। 2 पावर प्लांट कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पर कोराड़ी और दूसरा है खापरखेड़ा। तो ये दोनों जो थर्मल पावर स्टेशन है और ये दोनों जो थर्मल पावर स्टेशन है, इससे क्या हो रहा है, आज के टाइम पर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है।
और इम्पैक्ट यहाँ पर किस प्रकार का पड़ रहा है कि इसमें से जो पोल्यूटेंट्स है, जब भी आप लोग यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हो, अब जब पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो फ्लाई ऐश होता है, जो राख होती है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो उड़ते उड़ते यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर तो पाई गई है। एनवायरमेंट के साथ साथ जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ के आसपास में कोई भी लेक, कोई भी रिवर, कुछ भी वाटर बॉडी है, तो वहाँ पर भी इसकी जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आई है। ये स्टडी निकल कर आई और स्टडी को यहाँ पर कैरी किया है सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, ठीक है। और इस स्टडी को यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने बताया कि इसके साथ साथ जो सेंट्रल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जैसे कि एसर, सोशल इम्पैक्ट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर साथ में कनेक्ट किया और काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने के बाद काफ़ी सारे सैंपल्स कलेक्ट करे। लगभग 25 जगह से सैंपल्स कलेक्ट करा गया है, ठीक है। और जैसे ग्राउंड वाटर हो गया और भी बहुत सारी सर्फेसेस से सैंपल्स कलेक्ट किया गया और उस सैंपल्स के दौरान हम लोग को मिला है फ्लाई ऐश, जो छोटा छोटा राख होता है ना, राख बेसिकली, वो यहाँ पर हम लोग को मिला है। और बोला गया ये जो राख है बेसिकली ये बहुत सारे पॉन्ड्स, बहुत सारे लेक, रिवर, इन सब के अंदर भी पाया गया है, जिसकी वजह से बोला गया कि जो थर्मल पावर प्लांट के आसपास जो भी यहाँ पर वाटर बॉडीज़ है वो भी काफ़ी हद तक पॉल्यूटेड हैं। तो इनके रिगार्डिंग एक छोटा सा स्टेप लेना होगा जो कि काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आया है। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ ऐसी खास चीज़ें नहीं है, यहाँ पर एक इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब पहले तो हम लोग जो संडे का न्यूज़पेपर होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं। अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो डिस्कस करे हैं, लेकिन उसके बाद संडे में क्या होता है, एक पेपर आता है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस का, ठीक है। ये आप देख पाओगे एफएक्यूज का। तो आज जितने भी आर्टिकल हैं ये चारों, जो चार आर्टिकल है चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ये चारों आर्टिकल पढ़ लिए तो आपने पिछले सप्ताह का जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होता है ना उसका डिस्कशन कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे पहला आर्टिकल चर्चा करता है कोल यूजेज के बारे में, ठीक है, कोल यूजेज के बारे में और उसका जो कोप 26 का समिट हुआ है उसके बारे में। अभी परसों ही हमने कोप 26 के समिट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको फेस आउट, फेस और डाउन कोल के बारे में बताया था। कोई बात नहीं पढ़ा है तो आज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, बात करता है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है ये पूरा अच्छे से यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाया गया है। इसको एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, लास्ट में इस आर्टिकल को देखेंगे। उसके बाद जो बाइडेन और जी जिनपिंग के बीच में अभी यहाँ पर एक समिट देखने को मिला, वर्चुअल समिट हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो क्या क्या डिस्कशन किया है दोनों प्रेसिडेंट्स ने मिलकर, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुलभूषण यादव आपके बारे में पता होगा, इनके बारे में आप लोग को पता होगा। जो कुलभूषण यादव है इनका एक बहुत बड़ा केस लगभग काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आज तक यहाँ पर ये केस जारी है। तो डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में। अभी यहाँ पर ये क्यों है चर्चा में, इसके बारे में भी आप लोग को जानने को मिलेगा। उससे पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे बात की गई है व्हाई इज इंडियाज कोल यूजेज अंडर स्क्रूटिनी। यहाँ पर क्या चर्चा की गई, देखो आज के टाइम पर यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 को समिट किया था, ये इसको अटेंड किया था। COP 26 ये समिट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो के अंदर। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग क्या करेंगे, जो इंडिया है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, लेकिन 2070 तक बनाएंगे और 2070 तक हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से पोल्यूशन को कम करने वाले हैं। लेकिन जो कोयला है, कोयले को हम लोग फेस डाउन की बजाय फेस आउट की बजाय फेस डाउन करेंगे। फेस आउट का मतलब है कोयले को बिल्कुल ख़त्म कर देना अपने इकॉनमी से, कोयले का बिल्कुल यूज़ ना करना। लेकिन हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी जो इकॉनमी है वो एक तरीके से डेवलपिंग इकॉनमी है। आज के टाइम पर अगर हम लोगों ने कोयले का एकदम से फटाक से बंद कर दिया तो इससे क्या देखने को मिलेगा, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। जो इकॉनमी काफ़ी हद तक डाउन हो जाएगी, इंडस्ट्रीज़ वगैरह काफ़ी सारी बंद हो जाएंगी। तो क्या है, हम लोग फेस आउट की वजह फेस डाउन को फॉलो करेंगे, मतलब कि उसका यूज़ कम करेंगे। यूज़ कम करते 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 कुछ ऑल्टरनेटिव इसका डेवलप करते करते हम लोग क्या करेंगे, कोयले के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करेंगे। लेकिन यही यहाँ पर एक कंसर्न पैदा करता है। वो कंसर्न क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, वाई मस्ट डिपेंडेंस ऑन कोल। कोयले के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी क्यों, मतलब क्यों इतनी सारी कंट्रीज आज के टाइम पर कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें चाहे वो भारत हो चाहे वो और भी कंट्रीज हो, कोयले के ऊपर क्यों डिपेंडेंसी है। देखो कोयला एक अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला एक फॉसिल फ्यूल है। मैं आप लोगों को कोयले के बारे में 2-4 बातें बता देता हूँ, तभी आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। आर्टिकल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोल आज के टाइम पर एक मोस्ट अबंडेंटली फॉसिल फ्यूल है, मतलब कि काफ़ी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कोयले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, स्टीम इंजन की तरह। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर के अंदर कोयले का इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कोयले की, तो आज के टाइम पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ये बनता कैसा है, इसको एक तरीके से इसकी जो शुरुआत है वो मिलियन ईयर्स ऑफ पहले हो चुकी थी। मिलियन ईयर्स ऑफ अगो में ही देखने को मिल गया था। मतलब जो बड़े बड़े जो भी चीज़ें हैं वो दफन होती हुई चली गई, नीचे बहुत सारे जानवर वगैरह भी मरते हुए चले गए, सब कुछ नीचे एक तरीके से बरी होता हुआ चला गया,
दफन होता हुआ चला गया, दबता हुआ चला गया। फिर उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग उसकी खुदाई करते हैं, एक तरीके से कोयले की माइनिंग जो की जाती है, मतलब कि जो खान होती है कोयले की, वहाँ पर खुदाई करके हम लोग कोयले को निकालते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत है बनने की वो मिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले हो चुकी थी। जो चीज़ें दबती हुई आ रही हैं नीचे से, ठीक है, उनकी खुदाई करके यहाँ पर हम लोग इस कोयले को निकाल रहे हैं। ठीक है, आज के टाइम पर अगर हम बात करें दुनिया भर के अंदर कोयले का कौन कौन प्रोड्यूसर है, तो चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया, ये टॉप की कंट्रीज देखने को मिलेंगी जो कि कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। देन उसके बाद भारत की बात करें तो भारत के अंदर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन करते हैं। भारत के अंदर कोयला आज के टाइम पर 4 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है सब बिटुमिनस और चौथा होता है इग्नाइट। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें से बेटर कौन सा है? देखो, इसमें से बेटर वही होगा जिसके अंदर कार्बन कॉन्टेंट ज़्यादा होगा। कोयला वही बेहतर होता है अगर हम बात करें जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा है। और अपने आप में कंसर्न वाली बात भी, देखो कार्बन जिसके अंदर ज़्यादा होगा वो एनर्जी ज़्यादा देगा, लेकिन एनर्जी ज़्यादा देगा तो दूसरा पहलू भी देखो, वहां पर वो पोल्यूशन भी ज्यादा करेगा क्योंकि उसके अंदर कार्बन ज्यादा है। आज के टाइम पर हम लोग कार्बन एमिशन के ऊपर ही तो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। पहले तो हमने इस कोयले के बारे में पढ़ा, अभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया क्यों आज के टाइम पर कोयले के ऊपर हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंस है। और देखो अब इसके ऊपर से हम लोग को डिपेंडेंसी कम क्यों करनी है। देखो इसके ऊपर से डिपेंडेंसी हम लोग इसलिए कम करनी है क्योंकि आज के टाइम पर इसका जो पोल्यूशन है, होने वाला पोल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और आज के टाइम पर कंट्रीज़ ने भरपूर मात्रा में पोल्यूशन कर दिया है। तो इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जो कोयला है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर कम करनी पड़ेगी। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एक मोस्ट पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल है ये। देन उसके बाद यहाँ पर इसको एकदम से कम करना डिफिकल्ट क्यों है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको एकदम से कम करना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि देखो आज के टाइम पर जो कोयला है, अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है। इंडिया आज के टाइम पर प्रोड्यूस करता है, इंडिया ने अगर मैं बताऊं 2020-21 के अंदर 716 मिलियन टन ऑफ कोयले का प्रोडक्शन किया है। और आज से 10 साल पहले यहाँ पर काफ़ी कम हुआ करता था। आज के टाइम पर आप देख पाओगे डबल सा प्रोडक्शन हो चुका है। हम लोग कोयले के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारी डोमेस्टिक डिमांड कितनी बढ़ चुकी है। हमारे कंट्री का जो ज़्यादातर कोल प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सभी एरियाज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा 75% से ज़्यादा डिपेंडेंट है कोयले के प्रोडक्शन के ऊपर। कोयले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं लगातार। ठीक है, अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का समिट हुआ था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग कोयले का इस्तेमाल कम करेंगे, अब यहाँ पर इसको फेस डाउन करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो कार्बन एमिशन है इसको भी हम लोग साल 2030 तक 1 बिलियन टन से कम करने वाले हैं। क्योंकि अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात है कि हम लोग इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया कोयला क्या है। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि कोयले को कम क्यों करना है, क्योंकि पोल्यूशन कर रहा है। उसके बाद क्यों समझ में आ गया कि डिफ़िकल्ट क्यों है इसको कम करना। डिफ़िकल्ट क्यों है इसको कम करना, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज के टाइम पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या ये सही रहेगा कि इंडिया कोयले को बिल्कुल फेस आउट कर दे। तो देखो सिंपल सा मैं अगर आपको क्रक्स बताऊं एकदम टू द पॉइंट, तो नहीं। देखो एकदम से अचानक से हम लोग कोयले को आउट करके बिल्कुल भी फायदे में नहीं रहने वाले हैं। इनफैक्ट हमारी इकॉनमी, डेवलपिंग इकॉनमी, मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया, ठीक है, इनको काफ़ी बुरा नुकसान पहुंचेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस डाउन का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयले का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं। एकदम से आउट करना बेटर नहीं रहने वाला, कम करके हम लोग ये सही से स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कम करने के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पर, जो अमीर कंट्री है जैसे कि अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों को भी तो पैसा देना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने तो अपने ज़माने में काफ़ी पोल्यूशन कर लिया। अब इन्होंने पोल्यूशन करने के बाद आज के टाइम पर डेवलप्ड कंट्रीज़ बन चुकी हैं, तो क्या करना चाहिए, इनको भी कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया को भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर पहले ही बोल दिया था कि भाई आपको हर साल कितना है, $100 बिलियन तक का एटलीस्ट ये अमाउंट देना होगा, तभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में ध्यान देना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बताया गया है। चाइना ने बोला है कि देखो हम लोग भी कोयल का प्रोडक्शन कम करेंगे, कोयले का कंजम्पशन कम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे अगेन। क्योंकि चाइना भी आप देख पाओगे आज के टाइम पर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे ही आता है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में जितना भी ये आर्टिकल के अंदर समझाया गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है डिस्कशन। तो अभी हाल ही में जो बाइडन और जी जिनपिंग के बीच में एक समिट हुआ जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्टिकल GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन है US के, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, दोनों ने मिलकर एक वर्चुअल बायलैटरल समिट रखा। और मीटिंग जो है वर्चुअल हुई
हुई है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है, तो क्या क्या डिस्कशन हुआ। यूएस ने अपनी तरफ से कुछ कंसर्न्स उठाए, यूएस ने चाइना के अगेंस्ट में कुछ बातें बोली हैं। सबसे पहला कंसर्न है ह्यूमन राइट वॉयलेशन का। यूएस ने बोला आज के टाइम पर जो चाइना है वो बहुत सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन कर रहा है, मानव का जो अधिकार है उसका हनन कर रहा है। कैसे? चाइना के अंदर आप कह सकते हो, जैसे अगर हम लोग अगर चाइना का मैप देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाने की छोटा सा कोशिश करूँगा मैं, मतलब कि ऐसी रफली यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, अब यहाँ जैसे कि चाइना का मैप हो जाएगा तो इसके अंदर आपको ये ऊपर वाला रीजन, ये कौन सा रीजन देखने को मिलेगा, ये जिंजियांग वाला रीजन देखने को मिलेगा। इस जिंजियांग वाले रीजन के अंदर क्या है, आज के टाइम पर जो उइगर मुस्लिम्स हैं, बेसिकली उन उइगर मुस्लिम्स को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करता है चाइना, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। वहाँ पर उनको काफ़ी हद तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, एट्रोसिटीज़ देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है ये मुद्दा यूएस के थ्रू उठाया गया। उसके बाद यूएस ने यहाँ पर एक और मुद्दा उठाया कि चाइना के जो डिस्प्यूट है वो तिब्बत के साथ आज के टाइम पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और तिब्बत के साथ क्या बढ़ते हुए नजर आएंगे, आप लोग को भी मालूम होगा कि चाइना ने पूरे तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था बहुत साल पहले ही, ठीक है। उसके बाद चाइना के जो डिस्प्यूट है वो हांगकांग के साथ भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डिस्प्यूट्स यहाँ पर जो है इनको लेकर यहाँ पर यूएस ने मुद्दा उठाया कि बिल्कुल यहाँ पर चाइना को इन चीज़ों को रोकना चाहिए। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट ने एक और मुद्दा उठाया इसी मीटिंग के अंदर, वो है ट्रेड वॉर। व्यापार को लेकर अगर हम बात करें तो यूएस और चाइना दोनों के बीच में व्यापार के अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिली है। 2017 के अंदर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट था, व्यापार के अंदर जो कमी थी, वो लगभग 375 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी। जो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा व्यापार इनका अफेक्ट हो रहा है। उस समय क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर और ज़्यादा बहुत कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगा रखी थी चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये रिलेशंस खासकर ट्रेड को लेकर ये और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर यूएस ने फोकस रखा है फ्री ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है, देखो इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात हो रही है। जैसे अगर हम बात करें, इंडिया का मैप नीचे की साइड से हो जाएगा, इधर आपको इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इधर की साइड आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले रीजन की बात हो रही है। इस रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी मेंटेन करने की चर्चा की गई है। देखो इस रीजन के अंदर क्या होता है, चाइना जो है अपना एग्रेशन दिखाने की काफ़ी सारी कोशिश करता है। तो यूएस ने यहाँ पर ये वाला कंसर्न भी उठाया है। प्लस उसके बाद यूएस ने यहाँ पर एक कंसर्न उठाया है ताइवान को लेकर, ठीक है। यहाँ पर यूएस ने बोला है देखो कि चाइना जो आज के टाइम पर करके दिखा रहा है, चाइना क्या बोलता है, ताइवान हमारा पार्ट है। ताइवान क्या बोलता है, नहीं, ताइवान जो है एक सोवरन स्टेट है, हम लोग चाइना वाइना का पार्ट नहीं है। ऐसे यहाँ पर ताइवान का स्टेटमेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिर क्या करता है चाइना आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए बार बार अपने जो कभी नेवी, कभी उनके सी में उनकी जो सी की टेरिटरी होती है वहाँ पर घुस जाता है, कभी उनकी एयर जो हमारे आप कह सकते हो जो जेट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर इन ताइवान के ऊपर से उड़ाए जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो चाइना यहाँ पर चाहता है कि जो ताइवान है उसको पूरी तरह से कब्जे में किया जाए। तो अपने आप में आप देख पाओगे ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको लेकर मुद्दा उठाया है यूएस ने। उसके बाद यहाँ पर ये तो यूएस की साइड से बात हुई कि यूएस ने क्या क्या मुद्दे उठाए चाइना के अगेंस्ट में। लेकिन अब बात करते हैं चाइना ने क्या बोला। चाइना ने बदले में बोला, देखो चाइना ने भी यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे उठाए हैं यूएस के अगेंस्ट में। पहला मुद्दा क्या उठाया कि आज के टाइम पर जो यूएस है ये बहुत सारे ग्रुपिंग्स वगैरह बना रहा है, अलायंस वगैरह बना रहा है, और ये सारे जो ग्रुपिंग्स हैं, अलायंस है, कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो ये क्या बेटर चीज़ है? ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तो चाइना ने ये मुद्दे उठाए। आप देख पाओगे आज के टाइम पर एक क्वाड ग्रुप काम कर रहा है। क्वाड के अंदर बेसिकली 4 कंट्रीज हैं, आपको मालूम होगा, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। आज के टाइम पर क्वाड ग्रुप का मेन काम क्या है, ये इंडो पैसिफिक वाले रीजन के अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पर चाइना का एग्रेशन को कम करने के लिए यहाँ पर मेन फोकस रखा जा रहा है। उसके बाद यूएस ने क्या कर रखा, अभी एक और ग्रुप बनाया जिसका नाम है ऑकस। ऑकस के अंदर आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। तो अभी क्या है, ये 3 कंट्रीज भी कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। ये मुद्दा भी चाइना के थ्रू उठाया गया। देन उसके बाद चाइना ने और कुछ बोला। चाइना ने बोला कि अभी क्या करा है अमेरिका ने हाल ही में जो G7 कंट्रीज है, G7 ग्रुप है, उसको एक्सपेंड करके G11 कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर G11 तो करा, लेकिन क्या चाइना को इसके अंदर इंक्लूड किया? बिल्कुल नहीं। चाइना के मतलब बिना चाइना के काम करके दिखाया है। तो अगेन में यहाँ पर ये कुछ कंसर्न्स उठाए गए हैं चाइना के थ्रू, तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया को भी इंक्लूड किया गया। अगर हम बात करें यूएस, इंडिया, चाइना तीनों के रिलेशंस के बारे में, अभी जो जितना भी डिस्कशन हुआ है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया जो समिट में हुआ है। लेकिन अब हम लोग इसके अंदर कुछ अलग से पोर्शन ऐड कर दें कि इंडिया को अगर हम लोग इंक्लूड करें तो यूएस बिल्कुल सपोर्ट करता है इंडिया को, भारत को बिल्कुल सपोर्ट करता है। देखो आज के टाइम पर जो भारत है वो भी यहाँ पर दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके ऊपर झुक चुका है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर चाइना और इंडिया दोनों के बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से भारत ने जो अपने रिलेशन है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, ठीक है, मतलब यूएसए हो, या फिर आप देख पाओगे और भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि रशिया हो गया, इन सभी कंट्रीज से अपने रिलेशंस को मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ताकि क्योंकि हम लोग क्या कर सकें, अगर चाइना का एक तरफ से अटैक देखने को मिलता है तो ये कंट्री
कंट्रीज़ जो है हमारे सपोर्ट में आ सकें। और इसी प्रकार से आज के टाइम पर यूएसए भारत को पूरी तरह से सपोर्ट करता है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। हर एक मामले में भारत को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। प्लस उसके बाद भारत और यूएसए की आज के टाइम पर बहुत सारे अग्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। वो अग्रीमेंट कौन कौन से हैं आपको ये देखने को मिलेगा। कुछ डिफेंस एग्रीमेंट है, मतलब कि डिफेंस के मामले में इंडिया और यूएस के रिलेशंस अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलेंगे। उस अग्रीमेंट की बात करें तो उस अग्रीमेंट में यहाँ पर लेमुआ है, लेमुआ 2016 में साइन किया गया था। उसके बाद कोमकासा 2018 में, देन उसके बाद एक है बेका 2020 में, उसका GSOMIA 2002 में साइन किया गया था। तो आप कह सकते हो जितने भी अग्रीमेंट है इसके बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसके रिगार्डिंग मैं एक ऑलरेडी पूरा अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 10 मिनट्स का वीडियो है, तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताई। आपको करना क्या है, यूट्यूब पर सिंपल से जाकर टाइप करना है व्हाट इज़ बेका, टाइप कर लेना, बाय दीपक यादव एजुकेशन डाल देना, आगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप लोग जाकर ज़रूर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। ये 2 आर्टिकल हुए, देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पाकिस्तान अभी हाल ही में एक लॉ लेकर आया है, और वो जो लॉ है क्या वो कुलभूषण जाधव जी को हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। तो देखो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ लॉ जो भी आया है वो एक तरीके से कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड करवाने वाला। मतलब क्या है, पहले आपको कुछ केस समझना होगा। कुलभूषण जाधव एक व्यक्ति हैं, ठीक है, भारत की व्यक्ति हैं, इंडिया के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, ठीक है, फॉर्मर नेवी ऑफिसर आप कह सकते हो। तो अभी क्या हुआ है, इनको पाकिस्तान अरेस्ट कर लेता है। पाकिस्तान अरेस्ट करता है बहुत टाइम पहले, पाकिस्तान बोलता है ये जासूसी कर रहे थे, इस वजह से हम लोग इनको अरेस्ट कर रहे हैं। मैं भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ अच्छे से। यहाँ पर आप इनका इमेज देख पा रहे होंगे, ये हैं कुलभूषण जाधव, ठीक है, इंडिया के फॉर्मर नेवी ऑफिसर रह चुके हैं। अब इनका जो केस है बहुत पुराना है, 2017 से लगातार 2016 से आप कह सकते हो इनफैक्ट ये केस चलता हुआ नजर आ रहा है। इस केस की कुछ टाइमलाइन से मैं आप लोग को बताता हूँ। अब क्या होता है, कुलभूषण जाधव जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, कब, 3 मार्च 2016 में। अरेस्ट कहाँ से किया जाता है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास से। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मान लो यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के इधर आपको यहाँ पर ये पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान का इधर से मैं मैप बना देता हूँ। उसके बाद इधर यहाँ पर पाकिस्तान के थोड़ा सा नीचे की साइड से आप लोग देख पाओगे ना, तो यहाँ से ईरान आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो कुलभूषण जाधव जी हैं, ठीक है, ये इस बॉर्डर की साइड पर कुछ कर रहे थे, बॉर्डर की साइड पर यहाँ पर इनको यहाँ से पकड़ा गया है। पाकिस्तान बोलता है कि ये जासूसी कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान की, इस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान ने पकड़ लिया है इनको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट निकल कर आता है पाकिस्तान की साइड से। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान कोई भी एक जैसा होता है ना ठोस एविडेंस वो नहीं लेकर आ पाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तान बोलता है कि हाँ इन्होंने एस्पोनेज के केस में पकड़ा है। उसके बाद क्या होता है, मार्च 24 की तारीख को आती है, पाकिस्तान इन्फॉर्म कर देता है भारत को कि हमने कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया गया है, कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये जासूसी कर रहे थे। उसके बाद ये केस आगे पहुंचता है 2017 में। तो पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, यहाँ पर कुलभूषण जाधव जी को एक तरीके से मौत की सज़ा सुना देती है, डेथ सेंटेंस दे देती है यहाँ पर कि अब इनको मौत की सज़ा होगी। लेकिन जैसे इंडिया को पता चलता है तो 8 मई के आसपास इंडिया ICJ इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच जाता है, क्योंकि जैसे ये मामले होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर देखे जाते हैं। तो इंडिया यहाँ पर ICJ के पास पहुँच गया कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान के पास पूरा प्रॉपर एविडेंस नहीं है और पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनको एक तरीके से मौत की सज़ा सुना दी है। तो ICJ यहाँ पर ये पूरे केस को देखने के बाद ICJ क्या करता है, इसके ऊपर रोक लगा देता है कि अभी यहाँ पर क्या करना है, पाकिस्तान को वापस से चीज़ों को देखना है, अभी के लिए यहाँ पर इन चीज़ों को एक तरीके से यहाँ पर रिव्यू करना है। मतलब इस चीज़ के ऊपर रोक लगा दी ICJ ने, क्या करा यहाँ पर एक तरीके से रोक लगा दी थी। तब से अभी आप देख पाओगे अभी तक ये केस ऐसे ही चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अभी तक इनको डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं दी गई है, और भारत यहाँ पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। भारत का फोकस है कि हम लोग इनको भी लेकर आएँ, डेफिनेटली यहाँ पर कोशिश है कि लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आप लोग देख पाओगे, ये कुछ ऐसी स्टेप्स उठाएगा, फिर कहानी ऐसी आगे चलती रह गई। कभी यहाँ पर फिर पाकिस्तान ने क्या करा, इनको जेल में जब डाल रखा है तो किसी को मिलने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर कोई मिलने गया तो वो कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आपसे कहीं पे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। ये तो आपको केस समझ में आया। अब जब ये केस हुआ तो इसके बाद क्या हुआ है कि अभी क्या हुआ, 2-4 दिन पहले पाकिस्तान ने एक नया लॉ लिया है। अब वो जो नया लॉ है जिसका नाम है पाकिस्तान पार्लियामेंट पास द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने एक तरीके से एक लॉ पास किया है जिसका नाम है रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल 2021। अब क्या है, यहाँ पर जो कुलभूषण जाधव जी हैं इनको एक राइट मिलेगा कि अपील कर सकते हैं अपने केस को, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इनको डेथ का सेंटेंस सुनाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपील कर सकते हैं अपने केस को, ऐसे यहाँ पर इनको लिए कुछ लॉ लेकर आया गया। लेकिन यहाँ पर बोला गया क्या ये लॉ फ़ायदेमंद है, तो इस आर्टिकल में डायरेक्टली बताया गया नहीं, ये लॉ कोई फ़ायदेमंद नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने लॉ पास किया गया, लॉ पास किया है ताकि जो भारत है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दोबारा ना चले जाए।
अगर हम दोबारा मुद्दा उठाते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो पाकिस्तान यहाँ पर कुछ इस प्रकार के लॉ लाकर भटका रहा है, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पूरा केस समझाया गया, मैंने पूरा केस आप लोग को बता दिया। इनको मार्च 2016 में अरेस्ट किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आईसीजे में क्या क्या हुआ, इन्होंने क्या आज के टाइम पर इनको अभी तक आप कह सकते हो कि जो आईसीजे है उसने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को वापस से इसको रिव्यू करना है, एक ठोस सबूत लेकर आना है। ये चीज़ें मैंने अभी आप लोग को पूरा केस समझा दिया है अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने 2-4 बार बोला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इसके बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशन का, और एक तरीके से इसको बनाया गया था जून 1945 में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका आज के टाइम पर जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जितने भी आज के टाइम पर यूएन के मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी हैं। और इसके अंदर लगभग 15 जजेस होते हैं जिनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, किसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। देन उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, इंग्लिश और फ्रेंच का। और आज के टाइम पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कि बहुत सारे जो डिस्प्यूट होते हैं, खासकर किस किस चीज़ को लेकर, कोई सोवरेनिटी को लेकर हो गया, या किसी कंट्री के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, कंट्री के बीच में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो गए, या व्यापार को लेकर कोई विवाद हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो इन सारे डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर सुनवाई करता है। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। क्या डिसीजन कोर्ट बाइंडिंग होता है? बिल्कुल। जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन चार्टर है, यह इसका आर्टिकल 94 यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। इसका जो आर्टिकल 94 है वो ये बोलता है कि जितने भी यहाँ पर जजमेंट्स कोर्ट के थ्रू दिए जाएंगे या दिए गए हैं वो सब यहाँ पर बाइंडिंग होंगे, और यहाँ पर वो जजमेंट बिल्कुल फाइनल होने वाले हैं, इनके रिगार्डिंग कोई भी अपील नहीं होगी। तो वो इस आर्टिकल में समझाया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये भी। देन उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे चर्चा करता है फ्लॉज इन द सिस्टम। हमारा एक तरीके से एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, उसके अंदर काफ़ी सारी कमी है। देखो पहले तो यहाँ पर क्या हुआ, इस आर्टिकल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉलेजियम सिस्टम को समझाया गया है, ठीक है, यहाँ तक। फिर लास्ट में इस पैरा के अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल बात की गई है जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा देता हूँ। अभी देखो हुआ क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो चीफ जस्टिस है जिनका नाम है संजीव बैनर्जी, ठीक है। एक चीफ जस्टिस हैं, कहाँ के थे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अभी इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, कहाँ पे, मेघालय हाई कोर्ट के अंदर इनको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन ट्रांसफ़र करने के पीछे के रीजंस नहीं बताए गए कि क्यों ट्रांसफ़र किया गया। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ये पनिशमेंट दे दी गई, एक तरीके से पुनिटिव ट्रांसफ़र है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर इनको पनिशमेंट मिला है, एक ये आप कह सकते हो। लेकिन किस बेसिस पर, क्या रीजंस हैं, इसके बारे में यहाँ पर कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी वजह से बोला गया कि जो ये सिस्टम है बेसिकली उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलती हैं। अब अगर हम बात करें सिस्टम के बारे में, तो इस सिस्टम में क्या है, देखो इसमें कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो सिस्टम है बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम, इसका मेन काम होता है जजेस को अपॉइंट करना या फिर जजेस को ट्रांसफ़र करना, इसको लेकर ये काम करता है। इस सिस्टम की शुरुआत 1981 में हुई थी। पहला एक जज केस था, ठीक है, पहला जज केस आया था। उसके अंदर क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, मान लो 1981 के आसपास की बात है, उस समय क्या हुआ करता था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही किसी ना किसी जज को अपॉइंट कर देता। मान लो किसी जज को अपॉइंट करना है या किसी जज को ट्रांसफ़र करना है, उसको देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रिकमेंडेशन देते थे। लेकिन अभी सिर्फ एक व्यक्ति का यहाँ पर रोल था। तो ये समय बढ़ता रहा तो चीज़ें सही से चल नहीं रही थी। तो समय आया 1993 का, यहाँ पर सेकंड जज केस आया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें क्या किया गया कि जैसे मैंने आपको बताया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया 1993 के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 2 और जजेस को अपॉइंट किया गया। 2 और सीनियर जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के थे उनको भी अपॉइंट किया गया। अब ये टोटल 3 जज हो गए, ठीक है। ये 3 मिलकर रिकमेंड करेंगे कि हाँ कौन से जज को अपॉइंट करना है या फिर कौन से जज को ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अभी भी बात नहीं बनती है, समय बढ़ता रहता है। टाइम आता है 1998 का। अब 1998 में क्या होता है, हम लोग 2 जजेस को और ऐड कर देते हैं। अभी तक टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। फिर बाद में 2 जजेस को और ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम तैयार हो जाता है। इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर आज के टाइम पर 5 लोग हैं। कौन कौन है, एक तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, बाकी आपको 4 लोग ये देखने को मिलेंगे जो कि सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन सब के बीच में मिलकर एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है। ये 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ कौन से जज को अपॉइंट करना है या फिर कौन से जज को एक तरीके से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है।
ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम होता है जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम होता है जिसको हेड करता है चीफ जस्टिस। ठीक है, ये आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं है। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आप लोग को बताया सुप्रीम, एक सेकंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं डायरेक्टली। जो हमारा, अगर हम बात करें संविधान के अंदर ये चीज़ें कहाँ पर मैंशनड है, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की बात करें, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी जज को अपॉइंट करना है तो उसको अपॉइंट करने के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल करके जजेस को अपॉइंट करेगा, फिर फाइनली एट द लास्ट में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इन चीज़ों को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, देखो सिर्फ और सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम का काम क्या है, एक रिकमेंडेशन देना कि हाँ भाई इस जज को अपॉइंट करना चाहिए, फिर वो रिकमेंडेशन लॉ मिनिस्टर तक पहुँचता है, लॉ मिनिस्टर एक तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाता है और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान देना है। तो ये चीज़ें मेंशन करी गई। तो इसी प्रकार से जो आर्टिकल 222 है, आर्टिकल 222 जो हमारे संविधान का है, वो प्रोवाइड करता है कि किसी भी हाई कोर्ट का जज को अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ये प्रोविजंस मेंशन करे गए हैं। इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम का काम होता है, उस कॉलेजियम सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जज को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे, इस प्रकार के इशूज़ हम लोग को पहले भी देखने को मिले हैं, लेकिन आज के टाइम पर जो करंट प्रोसीजर है ट्रांसफर का वो क्या है, यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जजेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 2 सेकंड जज केस है, फर्स्ट जज केस है, मैंने आप लोग को अभी बताया। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को सेकंड जज केस के बारे में बताया 1993 में क्या हुआ था, फिर फर्स्ट जज केस के बारे में भी मैंने आपको सारे नोट्स की फॉर्म में चीज़ें बताई हैं। तो आज के टाइम पर कॉलेजियम सिस्टम में पूरी तरह से काम करता है। अब क्या हुआ, इस सिस्टम ने क्या करा, इस सिस्टम ने एक तरीके से यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं संजीव बनर्जी, इनका ट्रांसफर कर दिया मेघालय हाई कोर्ट के अंदर। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे जज आपको देखने को मिलेंगे 70 के आसपास, और मेघालय हाई कोर्ट के अंदर टोटल 4 जजेस हैं। मतलब यहाँ पर मेघालय हाई कोर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ काम आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर जजेस को एक तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है, तो उनकी ज़्यादातर जो पावर्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट ही रह जाएंगी। तो यहाँ पर बोला गया कहीं ना कहीं एक तरीके से पनिशमेंट के लिए इनको किया गया है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों इनको यहाँ पर इस प्रकार से क्या किया गया, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, इसके पीछे के रीज़न भी बताने चाहिए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पूरा पेज था, इसका डिस्कशन खत्म हुआ। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज साइंस एंड टेक। देखो साइंस एंड टेक का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज सिर्फ इकलौता आर्टिकल है वो ये ज़बरदस्त है। यहाँ पे चर्चा की गई है कि अभी आईआईटी मद्रास के बंदे ने यहाँ पर एक तरीके से पोर्टेबल रोबोट बना लिया है। इस रोबोट का नाम क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखना है, इस रोबोट का नाम है होमोसेप। ठीक है, इसको आप कह सकते हो होमोजीनियस ऑफ सेप्टिक टैंक। जो सेप्टिक टैंक होता है, जो गटर होते हैं बेसिकली रोड्स पर बने होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा गहरे गहरे गड्ढे बने हुए होते हैं, वहाँ पर सफाई करने के लिए एक मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जाती है। एक आदमी के थ्रू उस गटर के अंदर उसको डलवा कर उससे साफ सफाई करवाई जाती है। और इन पूरे केसेस के अंदर हर साल 500 लोगों से ज़्यादा की लोगों की मौत हो रही है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कि साफ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारी जहरीली गैसेस होती हैं जो कि मानव को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। तो उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए आप कह सकते हो ये एक तरीके से पोर्टेबल रोबोट है। इनके एक तरीके से एक वीडियो है यूट्यूब पर, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर एक तरीके से ये टाइप कर लेना होमोसेप, तो आपको वीडियो दिख जाएगी, उसमें भी आप लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में प्रोसेस पता चलेगा। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ये रोबोट देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर उसको डाला जाएगा। आप कहोगे तो देखो जो गड्ढा होता है वो गड्ढा इस प्रकार से होता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो गड्ढा इस प्रकार से होता है। ठीक है, गड्ढा छोटा होता है नीचे से गड्ढा, लेकिन ये जो गहरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर से डाला जाएगा, ये जो मशीन है ये डाली जाएगी, और डालने के बाद ये अंदर खुल जाएगी एक अम्ब्रेला की तरह खुल जाएगी। और खुलने के बाद ये क्या करेगी, उस टैंक को साफ करेगी, मतलब उस गड्ढे को, उस गटर को यहाँ पर ये साफ करने में मदद करेगा। तो ये इस प्रकार का एक रोबोट बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट आपको समझना होगा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम आज के टाइम पर वाकई में कितनी ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम है भारत के अंदर। हालांकि यहाँ पर कम हुआ ये प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे जगह पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई जाती है। आप देख पाओगे इस प्रकार से रोड पर ये गटर्स बने हुए होते हैं, गड्ढे बने हुए होते हैं, यहाँ पर साफ सफाई करवाई जाती है, और इस दौरान यहाँ पर बहुत सारे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं इनकी डेथ भी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके बारे में। मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी पहले मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है और फिर से चांसेस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे पब्लिक स्ट्रीट्स के अंदर जो भी यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारे एरियाज बने हुए होते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक बने होते हैं, गटर बने हुए होते हैं, ड्राई लेटरिन्स होती हैं, तो इन सबको यहाँ पर रिमूव करने का काम किया जाता है। ठीक है, इन सबको रिमूव करने का काम किया जाता है, उसको हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग बोलते हैं। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो पूरी प्रैक्टिस है ये भारत के कास्ट सिस्टम से भी रिलेट की जाती है। यहाँ पे बोला जाता है जो लो कास्ट वाले लोग हैं इन्हीं से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवानी चाहिए, और मैनुअल स्कैवेंजिंग यही लोग करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर ज़्यादातर लो कास्ट वाले लोग होते हैं। इससे यहाँ पर कास्ट डिस्प्यूट भी भारत के अंदर देखने को मिलता है, जाति को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया,
आज के टाइम पर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है वो डेफिनेटली कम हुए हैं। 2018 का डेटा बताता है कि टोटल जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो 42,000 के आसपास देखने को मिले हैं। 42,000 या 42,500 आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हम इसको बात करें 2008 में ये 7 लाख से भी ज़्यादा केसेस हुआ करते थे मैनुअल स्कैवेंजर के। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग अपने आप में काफ़ी तेज़ी से कम हुई है, लेकिन अगर ख़त्म हुई है तो ये नहीं कह सकते हम लोग। इसको हमें प्रॉपरली ख़त्म करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर मेंशन करा गया है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए आज के टाइम पर हमारी सरकार बहुत सारे स्टेप्स चला रही है। उसको लेकर हमारे पास बहुत सारे बिल्स भी पास करे गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एक तरीके से लीगल कर दिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर इन व्यक्ति ने यहाँ पर इस पूरे रोबोट को बनाया है। मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रॉब्लम की बात करें तो प्रोहिबिशन पहला यहाँ पर इनिशिएटिव क्या उठाया सरकार ने, एक बिल पास किया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। यहाँ पर बोला गया कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग रोक लगाएंगे। इसके जो एक तरीके से जो मेंटेनेंस वगैरह होती है इसको हम ऊपर लोग रोक लगाएंगे। ठीक है, इंसान के थ्रू ये काम नहीं करवाया जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा बिल भी पास हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा बिल भी पास हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इनके अगेंस्ट में यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ज़्यादातर मैनुअल स्कैवेंजिंग इनसे करवाई जाती है। तो इनके अगेंस्ट में जो भी क्राइम है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पर स्टेप उठाते हैं, उसको लेकर भी हमारे पास एक्ट है। तो कुछ ना कुछ आप हमारे पास बहुत सारे एक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए काम करते हैं। भारत का एक और इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत मिशन। आप देख पाओगे स्वच्छ भारत मिशन एक नेशनल कैंपेन है जिसको 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पर हम लोग रोड्स वगैरह को साफ करने के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग को दूर रखने के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल और रह गया था हमारा, मुझे याद है, हाँ वो एक आर्टिकल ये रह गया था। ये क्या है कि आरबीआई ने अभी आरबीआई ने रिपोर्ट किया है कि देखो लगभग 600 इलीगल लोन ऐप्स पाए गए हैं। मतलब आप देख पाओगे बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलती हैं जहाँ पर लोन वगैरह को लेकर चर्चा की जाती है, लोन वगैरह दी जाती है। तो क्या है, आरबीआई ने रिपोर्ट किया कि लगभग 600 इलीगल लोन ऐप हैं जो कि आज के टाइम पर भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो मतलब इतने सारे इलीगल लोन ऐप काम कर रहे हैं जो कि क्या करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करवाने के बाद काफ़ी फोर्सफुली काम कर रहे हैं। ये सारा रिपोर्ट एक तरीके से आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है उसने किया है। आरबीआई का एक वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट निकल कर आया है डिजिटल लेंडिंग के ऊपर, जिसने यहाँ पर बताया है ये जो ऐप्स हैं बेसिकली इनके ऊपर कोई भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी रेगुलेट इसको कर नहीं रहा है। ये लोग बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहे हैं। ठीक है, फ़ोन डेटा भी यूज़ कर रहे हैं। उसका यहाँ पर अगर आपने पेमेंट प्रॉपरली नहीं करी है, पेमेंट मिस कर दी, तो उसके बाद यहाँ पर इंसानों को गालियाँ दे रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं लोगों को। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादातर इन चीज़ों के रिगार्डिंग स्टेप उठाना है। ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं वो महाराष्ट्र से निकल कर आई हैं। आरबीआई के पोर्टल पर लगभग 2,500 से ज़्यादा कंप्लेंट्स निकल कर आई हैं कि इस प्रकार के जो लोन ऐप हैं ये काम कर रहे हैं। तो उसके बाद रिपोर्ट बताती है कि आज के टाइम पर 600 से ज़्यादा लोन ऐप हैं जो कि इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। आपको उनसे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है ये सारी चीज़ें। उसके बाद एट द लास्ट एक इकॉनमी का आर्टिकल और था। हाँ, यहाँ पर इकॉनमी का आर्टिकल ये था कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तैयार कर ली है और यहाँ पर जो बीएसएनएल है और एमटीएनएल है इसको बेचने की चर्चा की है। अब यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट एसेट है इसको बेच देंगे, लगभग 970 करोड़ रुपए में इसको बेचा जाएगा। ठीक है, जो बीएसएल के बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर, कोलकाता के अंदर, इसको बेचा जा रहा है 660 करोड़ के अंदर। बाकी जो एमटीएनएल के एसेट्स हैं बड़े बड़े, कहाँ पर, वैशाली हिल, गोरेगांव और मुंबई के अंदर, इनको लगभग 310 करोड़ में बेचा जा रहा है। तो टोटल 970 करोड़ रुपए का हम लोग यहाँ पर ये एसेट बेच रहे हैं। आप कह सकते हो ये शुरुआत हो चुकी है एसेट मोनेटाइजेशन की। इसको बेचकर यहाँ पर पैसा आएगा सरकार के पास और वो जो पैसा है उसको हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर लगाने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है समाप्त। सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को भी कवर कर लिया, साइंस एंड टेक को भी कवर किया, प्लस फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस को भी कवर किया, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी कवर करें। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।